हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज जया सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम क्या करने जा रहे हैं बेटा जी? तो आज हम करने जा रहे हैं फिर से अकाउंटिंग का एमसीक्यू, ठीक, जो आपके एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग है और जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने एग्जाम में मोर स्कोरिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और एमसीक्यू चाहिए या मुझे और प्रैक्टिस करना है जिससे आप क्या कर सको, अच्छे से स्कोरिंग कर सको, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हो। और अभी भी वक्त है, जिस टेस्ट सीरीज़ को परचेज करके आप मोर क्वेश्चंस लगा के क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हो और एमसीक्यू कर करके आप अपनी टाइमिंग को भी देख सकते हो कि उस टाइम पे आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है बेटा? एग्रीमेंट इन विच, हाँ चलिए, एग्रीमेंट इन विच फर्म इज रिक्वायर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कौन सी पार्टनरशिप फर्म में कौन सा एग्रीमेंट रिक्वायर होता है? तो हम जानते हैं कि रिटेन ओरल दोनों होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिटेन ओरल ए और बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, ए और बी, क्योंकि हमने जानते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है, रिटेन भी एग्रीमेंट होती है और ओरल भी एग्रीमेंट होती है। और रिटेन पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप फर्म में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। पार्टनरशिप डीड इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द accomplices ऑफ अ फर्म दैट address द एग्रीमेंट ऑर्गेनाइज among द accomplices। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होती है वो किस पे बेसिस हो सकती है? हमारे रिटेन पे और ओरल पे, दोनों पे ही क्या हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, ये क्या है आपका? पार्टनरशिप फर्म। इस पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होगा उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड या लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, या दी नो लाइबिलिटी? तो मैम हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगा दो? ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको इन सब में तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, व्हेन इज द डेबिट टू अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री पास इन अकाउंट? ठीक है, ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम कब डेबिट होता है, मतलब व्हाट इज द डेबिट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होता है? कौन सी एंट्री को पास करने के वजह से पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा? ड्रॉइंग का, इन्वेस्टमेंट का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, या कैपिटल विदड्रॉ का? ठीक है, तो अगर आपको इन सबकी जर्नल एंट्री पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि पार्टनर कैपिटल कब हमारा डेबिट होगा? जब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप एक्सप्लेनेशन देख लो। एट द पॉइंट व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज टू accomplish इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं पार्टनर कैपिटल में, जिसके वजह से हमारा पार्टनर कैपिटल क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। अगर मैं आपको इन डिटेलिंग में बताऊं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब आप बनाते हो तो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन हमारा डेबिट होता है एंड ये वाला हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? पार्टिकुलर समझ लो, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक, इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे लिख लो बाई नेट प्रॉफिट, और यहीं पे हम क्या लिखते हैं? अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। तो क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होगा, जिसके वजह से जब हम इसी पार्टनर का कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल बनाएंगे, मान लेते हैं ए, यहाँ पे आप पार्टिकुलर लिख लो, ठीक है, बी, तो आप आईओडी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? यहाँ। तो हमारा क्या हो रहा है? ये पार्टनर कैपिटल हमारा डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके वजह से? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करने के वजह से। समझ आया? इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन नंबर 29, पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट इज नोन एज। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जब भी एग्रीमेंट होती है दो तरीके की हो सकती है, रिटेन एंड ओरल। जब रिटेन एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड।
ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और एक और चीज, पार्टनरशिप डीड एक और नाम होता है इसका, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अलावा भी इसका एक और नाम होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। और ये सबके लिए होमवर्क है, जिसको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, वो मुझे क्या करेगा, वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा पार्टनरशिप डीड को और क्या कहते हैं, इसके और क्या नाम है, ठीक है। और जिसको नहीं पता है वो सर्च करके बताएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है, पार्टनरशिप डीड इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन accomplishments of a firm that traces the agreement of association among the accomplices, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हाउ विल द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बेटा आपको ना क्या करना है, रूल पता होना चाहिए किसका, जब भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होता है तो हमारे पास 5 रूल्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला तो ये कि आप क्या करोगे, आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दोगे, ठीक है, मतलब कोई भी कैपिटल आप चार्ज नहीं करोगे, ठीक है, आप कह सकते हो कोई भी कैपिटल चार्ज नहीं करोगे, सैलरी कमीशन बोनस आप नहीं दोगे। और दूसरी बात, जो भी प्रॉफिट हम शेयर करेंगे वो इक्वल पे करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, आप सभी को पता होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि शेयर्स रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम द न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड। जब भी कोई नई कंपनी शेयर्स को रिसीव करती है तो कौन से वैल्यू में करती है, फेस वैल्यू में, एवरेज प्राइस में, मार्केट वैल्यू में, नन ऑफ द अबव में। तो बेटा जी किस में करेगी, तो कभी भी नई कंपनी जो भी शेयर्स को रिसीव करती है उसकी फेस वैल्यू जो है, जो डिसाइड होती है उसमें नहीं करती कभी भी, ठीक है। एवरेज प्राइस पे भी नहीं करेगी, अगर फेस वैल्यू पे नहीं करी तो किस पे करेगी, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस पे करेगी, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, OMV, मतलब ओपन मार्केट वैल्यूएशन। जो मार्केट में जो उसके शेयर्स की प्राइसेस डिसाइड हुई है उसी पे वो कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी द प्राइस एसेट वुड फेच इन द मार्केट प्लेस ऑन द वैल्यू दैट द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी गिव टू अ पार्टिकुलर इक्विटी और बिजनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हेन 2 और मोर कंपनी carrying on a similar business decide to combine a new company is a firm is known as, ठीक है, अमलगमेशन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो बेटा जी आपको ना सबसे पहले मैं ये चमकीले नहीं ये चमकीला तो नहीं है, दिस, ठीक, इस कलरफुल मतलब होली वाले कलरफुल पेन से आपको बोल रही हूँ कि ये जितने भी आपके पास वर्ड दिख रहे हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैम एक काम करिए, हमको बता दीजिए इन सबका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, अमलगमेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास फर्म ए है एंड देन फर्म हमारे पास बी है, ठीक। अब बी ने कहा कि हम ए कंपनी को खरीद लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, बी कंपनी ने कहा कि हम ए कंपनी को खरीद लेंगे। तो अब जब इसने इसको क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है, क्या कर लिया, खरीद लिया, तो इस ये क्या बन जाएगा, B प्लस ए या A प्लस बी बन के, ठीक है, क्या बन जाएगा, A प्लस बी मिलके बन जाएगा C, न्यू कंपनी। समझ में आ रहा है कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है और दोनों मिलके एक नया क्या कर लेते हैं, नया कंपनी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ में कि आप वोडाफोन को देखो और आइडिया को देखो, ये दोनों ने मिल लिया, दोनों प्लस हो गए और प्लस होके VI बन गए कि नहीं बन गए, तो ये अमलगमेशन है। तो बेटा क्या कह रहा है, 2 और मोर कंपनी कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस, वोडाफोन भी सिमिलर बिजनेस कर रहा था, आइडिया भी वही सिमिलर बिजनेस कर रहा था, दोनों कंबाइन हो गए और नई कंपनी क्या लेके आ गए, VI लेके आ गए। तो मैम इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमलगमेशन, ठीक है, समझ आया। लेकिन आप हमें ये भी बता दीजिए कि ये एब्जॉर्प्शंस क्या है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शंस का मतलब बच्चा ये समझ लो, यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस का मतलब कि सपोज कोई कंपनी है A और B, ठीक, तो B ने ना इसे एक्वायर कर लिया, ठीक है, B ने क्या कर लिया, इसे एक्वायर कर लिया, इसको खरीद लिया और खरीद के इसी में मिक्सअप हो गया। ऐसा नहीं कि वो नया कंपनी बन जाएगा, C बन जाएगा, नहीं, हम ये कहेंगे कि B
के अंदर कौन काम करता है, ए, मतलब बी के अंदर ए है, बी बड़ा है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है क्या, फेसबुक किसको एक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप को, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है किसका, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज मीन्स ऑफ एक्वायरनेस, ठीक है, एक्वायर करना, ओके। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो बेसिक वे में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब आपका ये होता है जब कोई कंपनी बहुत लॉस में होती है, ठीक है, बहुत लॉस में जा रही होती है, तो उसके जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, डिविडेंड जो भी हैं हमारे, सब मिलके वो क्या कहते हैं, सब मिलके अपनी अपनी जितनी भी लाइबिलिटी होती है उनके सर पे, या उनको उस कंपनी से पैसा लेना होता है, उस पैसे को वो छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं और फिर अपनी कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। समझ आया? जैसे मान लो कि हमारी कंपनी है, ठीक है, अब हमारी कंपनी में कोई शेयर होल्डर होगा, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ठीक, कोई क्रेडिटर होगा, कोई प्रेफरेंस शेयर होगा, ठीक है। अब ये 4 लोग हैं, अब ये चारों लोग के ऊपर मतलब कंपनी को पैसा देना, कंपनी को शेयर होल्डर को पैसा देना है, बीओडी को पैसा देना है, क्रेडिटर को पैसा देना है, प्रेफरेंस को पैसा देना है। अब इन सब ने कहा कि कंपनी बुरे हालत में है, कंपनी चल नहीं पा रही है, कंपनी ड्यू टू लॉस है, तो हम क्या करते हैं, हम कंपनी तो हमारी है ना, हम अपनी कंपनी के ऊपर ही बर्डन कम कर देते हैं, पैसा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और फिर आप कंपनी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, अपने अंदर ही समझ लिया हमने। एक्सटर्नल का मतलब कि कंपनी एकदम लॉस में है, क्या करो, कंपनी को बेच दो, कंपनी को बेच दो, दूसरा हमारी कंपनी को चलाएगा, वो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए हो गया, पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर बिजनेस अनदर कंपनी इट इज नोन एज अ, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगमेशन बोलेंगे, या आपका एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, या आपका क्या बोलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो मैम हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें ऑप्शन बी, क्योंकि टेक ओवर या जो भी हमारा क्या था, एक्वायर था, वो हमने एब्जॉर्प्शन में देखा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, एब्जॉर्प्शन टाइप का क्या है, मर्जर है, ठीक है, क्योंकि वन कंपनी को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है अदर कंपनी में, एंड सिंस वन एग्जिस्टिंग कंपनी सर्वाइव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अपने लॉस से बचने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, वाइल कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एसेट, जब आप परचेज प्राइस पे क्या कर रहे हो, अपने वैल्यू ऑफ एसेट को, मतलब आपको जब क्या करना है, परचेज करना है, तो कौन से वैल्यू पे आप करोगे, बुक वैल्यू पे, न्यू वैल्यू पे, एवरेज वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, कौन से वाले पे आप करोगे, बुक वैल्यू, न्यू वैल्यू, एवरेज वैल्यू या मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 34, तो अगर हम कहें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा न्यू वैल्यू फिक्स्ड। मैम ये क्यों, क्योंकि देखिए फिक्स वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, डिटरमाइन कंपनी, वो कौन डिटरमाइन करती है, कंपनी और उसकी मैनेजमेंट, और दिस वैल्यू, वो वैल्यू किस पे बेस होती है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन पे और फ्यूचर वैल्यू पे, ठीक। सपोज मान लो कोई कंपनी है और ये भी कंपनी है, ठीक, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, कंपनी ए कंपनी बी को खरीदना चाहता है, ठीक, तो कंपनी बी अपने नेट एसेट की वैल्यू डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा, जो उसकी क्या है, न्यू वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक, किस बेसिस पे करेगा, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के एक्सपेक्टेशन के ऊपर और उसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर। इसीलिए जब भी परचेज प्राइस होती है वो किस पे होती है, न्यू वैल्यू फिक्स्ड पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। पहला, द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व is found out in the books of purchasing company only, and the amount of goodwill or capital reserve is found out in the books of vendor company only, and goodwill equal to net asset minus purchase price, yeah, the face value of share, purchasing price of company will taken into account while calculating purchase consideration। क्या होगा, तो मैं आपको ना एक एक एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ध्यान से समझो, कह रहा है कि जो भी गुडविल की अमाउंट है, उसकी कैपिटल रिजर्व है, वो कहाँ फाउंड होती है,
परचेजिंग कंपनी के पास, ठीक है, बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, जो उस कंपनी को परचेज करने जा रहा है, ठीक है, जो उसको परचेज करेगा वही तो क्या करेगा, उसकी गुडविल को और उसकी पूरी क्या करेगा, कैपिटल रिजर्व को फाउंड करेगा कि उसकी गुडविल कितनी है, ठीक। सपोज मान लेते हैं ये है महेश, ये कौन है हमारे पास, महेश, और ये है सुरेश, ठीक। अब महेश को सुरेश का बिजनेस खरीदना है, तो महेश पता करेगा कि नहीं सुरेश की गुडविल कितनी है, उसके गुडविल का पता करेगा, भले कैलकुलेट ये करे सुरेश, ठीक है। तो हमारा अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व कब फाउंड होता है, परचेजिंग कंपनी ओनली, ठीक है। बुक्स ऑफ किसकी, जो परचेज कर रहा है वो अपनी बुक में दिखाएगा ना कि हमने इसकी गुडविल इतने में परचेज की है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या करेगा, हमारा महेश शो करेगा, सुरेश नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ सुरेश की तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना। आपको याद होगा आपने 12th में पढ़ा था कि जो खुद से कमाता है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और जो खरीद लेता है बना बनाया गुडविल वो परचेज गुडविल है। तो गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं, जब आप किसी की कंपनी को परचेस करने जा रहे हो। तो मैम करेक्ट तो हमें ये लग रहा है बिल्कुल, ठीक। दूसरा, द अमाउंट ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व फाउंड ऑफ वेंडर कंपनी, यहाँ पे ये गलत हो गया, वेंडर, क्योंकि वेंडर तो ये रहा ना सुरेश, सुरेश थोड़ी अपनी कंपनी में दिखाएगा कि हमने इतने में अपने गुडविल को क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। तो वो तो सेल्फ जनरेटेड में आ जाएगी उसके, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा सी, गुडविल इक्वल टू नेट एसेट माइनस परचेज प्राइस, तो गुडविल का फॉर्मूला बेटा ये बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता। क्या होता है, आप क्या करते हो, परचेज प्राइस में से, जो भी आपकी परचेज प्राइस होती है उसमें से आप अपने नेट एसेट को माइनस करते हो, ठीक है, या इसको हम कुछ और भी बोलते हैं फेयर वैल्यू, ठीक है। तो आपकी परचेज प्राइस सपोज मान लेते हैं 80 है, और आपकी नेट एसेट कितनी है, नहीं, परचेज प्राइस आपकी 80, नेट एसेट कितनी है 50, ठीक। जो आप 30 दे रहे हो ना एक्स्ट्रा, वही आपके गुडविल है, समझ आया। तो इस तरीके से इसका होता है, तो इसलिए मैम ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और ये भी हमारी क्या है, गलत ही है, क्योंकि फेस वैल्यू शेयर कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, इफ द टू कंपनी have different accounting policy respect the same item then they make necessary change adopt accounting policy, ठीक। तो दो कंपनी है और दोनों कंपनी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या कर रही है, सेम आइटम को करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज को क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, लेके चल रही है। देन दे मेक नेसेसरी चेंजेस, अब आपको नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे और अडॉप्ट करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज को। तो बताओ इसमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, लीफो, फीफो, वेटेज या यूनिफॉर्म। तो उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले लीफो का और फीफो का मतलब पता होना चाहिए। लीफो और फीफो और वेटेड ये तीनों ही मेथड हमारे इन्वेंट्री मेथड में काम आते हैं, कि जब भी आपके पास इन्वेंट्री आती है तो आप उसके प्राइस को जब कैलकुलेट करते हो ना, तब ये सारे मेथड है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फुल फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट में गुड्स को खरीदा गया है, लेटेस्ट गुड्स को, तो उसके बेसिस पे प्राइस हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसी पे हम सारे इशू करेंगे। फर्स्ट जो आपने फर्स्ट इन्वेंट्री खरीदी है उसके बेसिस पे उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग इशू किया जाएगा, ठीक। और वेटेज में आपका पूरा वेट होता है, मिक्स पूरा उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये तीनों ही मेथड्स आपके नहीं होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में कह रहे हैं ना, इन्वेंट्री हमने थोड़ी देखा, ठीक है। इन्वेंट्री की वैल्यू के प्राइस के बारे में कह नहीं रहा है। तो लास्ट हमारा क्या बचा, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म जो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। जब भी पॉलिसीज हम क्या करते हैं, पॉलिसीज मैथड ये सब जब हम अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, उससे रिलेटेड हमारा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 37, अब ध्यान से देखना, लिखा है द अमलगमेशन adjustment account appear in the books shown under the heading of balance sheet, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको बता दूं, जब भी अमलगमेशन करते हैं तो मतलब ए कंपनी बी कंपनी मिलकर नई कंपनी बन जाती है, तो
उस एडजस्टमेंट में, उस बुक्स में सबसे पहले जो सो अंडर होता है, हेडिंग क्या होती है बैलेंस शीट की? रिजर्व एंड सरप्लस होती है। आप अपने क्लास 12th की बैलेंस शीट को चेक करो, ठीक है, जो भी न्यू कंपनी की नई बैलेंस शीट होती है आपको दिख जाएगा उसमें क्या होती है हेडिंग, ठीक है, होती है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब। तो वही सेम हमारे पास यहाँ पे इसकी हेडिंग क्या होती है? रिजर्व एंड सरप्लस। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया? तो ये तीनों ही गलत है, हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंडिचर दैट डोंट फिट एनी अदर कैटेगरी, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है इसीलिए किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, इफ amalgamation is in the general reserve of profit and loss account will not shown in the balance sheet, form of merger, form of purchase, net asset method and consideration method, ठीक है, कह रहा है कि जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस विल नॉट बी सोन इन द बैलेंस शीट, किसके बैलेंस शीट में ये सारी चीजें सोन नहीं होती? फॉर्म ऑफ मर्जर के, या फॉर्म ऑफ परचेज या नेट एसेट, या कंसीडरेशन मैथड के। तो मैं आपको बता दूं, अमलगमेशन में ना हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक, एक होता है नेचर ऑफ मर्जर, ठीक, ये दो केसेस हो सकती हैं, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। अब ये दोनों ही कंडीशन होता है अमलगमेशन में, चाहे आपका मर्जर हो चाहे परचेज हो। मर्जर का मतलब मिल जाना, परचेज का मतलब किसी का बिजनेस खरीद लेना, ठीक है। तो इसके ना 5 कंडीशंस होते हैं आपके, नेचर ऑफ मर्जर के आपके 5 कंडीशन होते हैं। अगर आप इस 5 कंडीशन में से कोई भी 2 या 3 कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हो तो एंड देन आपके वो नेचर ऑफ परचेज हो जाते हैं। और ये 5 कंडीशन अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप प्लीज इसको पढ़ के आइए या कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए इसके वीडियो, ठीक है। तो अभी हम ये लेके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज समझ में आया? तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अमलगमेशन इज इन द, कौन सा ऐसा है हमारे पास, फॉर्म ऑफ मर्जर है या परचेजर है जिसमें जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोन नहीं करते बैलेंस शीट में। तो हमारा इसमें से हो जाएगा फॉर्म ऑफ परचेजर, इसमें हम क्या करते हैं, सोन नहीं करते हैं फॉर्म ऑफ परचेज में, ठीक है, समझ आया? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस इज नॉट सोन इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है, इन केस ऑफ अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपियरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये कहाँ अपियर होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ट्रांसफर कंपनी वेदर डेबिट और क्रेडिट लॉस एंड आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी क्या करती है, डेबिट और क्रेडिट करती है लॉस को और उसकी आइडेंटिटी को। तो मैम ये ट्रांसफरर और ट्रांसफरी क्या है, ठीक है, तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी जो हमारा कौन हो जाता है, परचेजर हो जाता है, ठीक है, वो हमारा ट्रांसफरी होता है, और ट्रांसफरर जो बेच रहा होता है, ठीक है, अगर बी की पूरी बिक रही है, ठीक, तो वो ट्रांसफरर हो जाएगा ना, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है, और एक खरीद रहा है तो वो ट्रांसफरी, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। चलो, इन द इंस्ट्रिक्ट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 39, इन द स्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ शेयर एक्सचेंज आर नॉट इक्वल द डिफरेंस। इंस्ट्रिक्ट वैल्यू का मतलब कि आपकी जो भी आंतरिक वैल्यू, जो भी सामने की वैल्यू है वो, ठीक है, तो वो जब एक्सचेंज करते हो तो वो किसके बराबर नहीं होती, नॉट इक्वल, द डिफरेंस इज पे, आप किस में पे करते हो, कैश में, डिबेंचर में, प्रेफरेंस शेयर में, या एसेट में, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ शेयर एक्सचेंज आर नॉट इक्वल एंड डिफरेंस इज पे इन द कैश, ठीक है, आप किस में करते हो, कैश में करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इन अमलगमेशन ऑफ 2 कंपनी, जब 2 कंपनी की अमलगमेशन होती है तो क्या होती है, बोथ कंपनी लॉस देयर एग्जिस्टेंस, बोथ कंपनी कंटिन्यू, एनी वन कंपनी कंटिन्यू एंड नन, ठीक। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, नन होगा, बोथ द कंपनी लॉस देयर एग्जिस्टेंस होगा, या बोथ द कंपनी कंटिन्यू होगा, ठीक है, क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि 2 कंपनी मिल जाती है, ए प्लस बी मिलके सी बन जाता है, तो भाई जाहिर सी बात है ए भी है बी भी है सी के अंदर, तो सी के अंदर दोनों है तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं ना,
दोनों ही रन कर रहे हैं, तो बोथ कंपनीज आर कंटिन्यू. ओके, क्वेश्चन नंबर 41. 41, when purchasing company pay purchase consideration, it will be debited to business purchase account, asset account, liquidator selling company account या none. क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होने वाला है? लिक्विडेटर या सेलिंग? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताने से पहले आप ये समझो कि व्हेन परचेजिंग कंपनी, ठीक, मतलब हमारे पास सपोज ये है मुकेश, ठीक, जो क्या कर रहा है, जो परचेज करने वाला है. जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, परचेज करेगा. किसकी कंपनी को? हमारे पास है मुकेश से सुकेश. ये कौन है? सुकेश. ये कौन है? सेलर. ठीक है, ये कौन है? सेलर. ये कौन है? परचेजर. ठीक, तो जब भी परचेजिंग कंपनी पे करेगी, परचेज करेगी, तो किसको डेबिट करेगी? उसके पास किसकी कंपनी आ रही है? जब उसको पैसा वो दे रहा है, मुकेश जब पैसा इसको देगा, ठीक, तो मुकेश के पास क्या आ रहा है? व्हाट कम्स इन डेबिट? तो इसकी कंपनी ही तो आ रही है. लिक्विडेटर सेलिंग कंपनी, इसके पास आएगा क्या? सेलिंग कंपनी आएगी. तो सेलिंग कंपनी क्या हो जाएगी? डेबिट. और कैश, जो भी जिस फॉर्म में कैश दे रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो करेक्ट ऑप्शन मैम क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, समझ आया सबको? बिजनेस परचेज अकाउंट कोई सवाल नहीं है, एसेट अकाउंट नहीं, ठीक, क्योंकि एक सेलिंग कंपनी अकाउंट, उसके नाम, उसकी सेलिंग कंपनी जो भी सेल कर रहा है उसका अकाउंट. ठीक है, चलो तो एक्सप्लेनेशन देख लो. एसेट अकाउंट आर कैटेगरी विद इन द बिजनेस बुक, सो द वैल्यू इट्स ओन डेबिट एसेट अकाउंट, एंड बिजनेस ओन मोर इंक्रीज द एसेट, एंड क्रेडिट द एसेट अकाउंट मीन्स द बिजनेस ओन लेस. ठीक है, जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट एसेट अकाउंट होगा, और बिजनेस जब भी क्या होगा, ओन होगा, लेस होगा तो रिड्यूस द एसेट होगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42. When the purchasing company bear the liquidation expenses, it will be debit the expenses to vendor company account, bank account, goodwill account या none. क्या होगा इसका आंसर? तो कह रहा है कि परचेजिंग कंपनी जो है वो क्या बियर करती है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बियर करती है, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. तो वो डेबिट, वो एक्सपेंसेस कौन से फॉर्म में डेबिट होता है? गुडविल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, वेंडर कंपनी अकाउंट में. तो अगर आपको पता होगा कि हम जब भी क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में भी, तो उसमें हम क्या करते हैं? एसेट लिखते हैं सारा, ठीक, उसके बाद जो भी हमारी एसेट है उसके बाद जो भी हमारा टू क्या हो जाएगा? टू भी हमारी लाइबिलिटी. ठीक, अगर हमारा यहाँ पे गैप होता है, ठीक है, यहाँ के जितने भी हमारे क्या हैं, गैप हैं, तो उस पर हम उसको कवर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए गुडविल लिख देते हैं. ठीक, और नीचे अगर लाइबिलिटी में बैलेंस करना होता है तो हम कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं. ठीक, ये आपको पता है, समझ आया? लेकिन अब यहाँ पे कह रही है कि परचेजिंग कंपनी जब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कौन से ऐसे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बियर करती है, एक्स्ट्रा बियर करती है नेट एसेट से, तो जाहिर सी फॉर्म है वो गुडविल अकाउंट. कौन सी अकाउंट में? गुडविल अकाउंट में. बैंक अकाउंट जैसा कोई फॉर्म नहीं होता, वेंडर कंपनी भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा. ठीक, तो क्यों है? क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है. एक्सेस परचेज प्राइस, क्योंकि आपकी परचेज प्राइस से एक्सेस हो जाती है ना, तो वो क्या है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है. ठीक है, वो लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा लिक्विड है. आप किस चीज के लिए एक्सपेंसेस, किस चीज के लिए पैसा दे रहे हो एक्स्ट्रा? नेट एसेट है, उसके अलावा सपोज नेट एसेट आपका 1 लाख है, उसके अलावा 2 लाख रुपए दे रहे हो, मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो. किस लिए? वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है. क्यों? क्योंकि उसके अलावा आप 1 लाख देने के बाद भी आप उसी के गुडविल के बेसिस पे बहुत साल बैठ के, कुछ साल बैठ के क्या करोगे? अच्छे से कमाओगे. ठीक है, इसलिए उसको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं. ठीक है, हो गया. आइटम इंक्लूड गुडविल, प्रोप्राइटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ब्रांड रिकॉग्निशन विच आर नॉट इजिली क्वांटिफिएबल. ठीक, क्वेश्चन नंबर 44. व्हेन द वेंडर सेलर, जो भी वेंडर को सेलर बोलते हैं, ठीक है, कंपनी एग्री टू बियर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, इट विल बी डेबिट. किसमें डेबिट करता है? रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट या नन. ठीक, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या कह रहा है
कह रहा है हमारे पास व्हेन द वेंडर, जब भी कोई सेलर है, यहाँ पे परचेज जो कंपनी कर रही है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उसके ऊपर हम गुडविल वुडविल ये सब सारी चीजें हमने अभी तक बात कर ली। अब यहाँ पे वेंडर की बात आ रही है कि जब भी वेंडर अपनी कंपनी को सेल कर रहा है, मतलब सेलर है, ठीक है, सेल कर रहा है, तो वो क्या है, जो भी उसकी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ना, जैसे कि कुछ बिकवाने का पैसा, एसेट को बिकवाने का पैसा, ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो किस फॉर्म में डेबिट होती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। आपने क्लास 12th में रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा है, समझ रहे हो ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन द कंपनी when the purchasing company does not take over a particular liability and the vendor company paid that the liability, it will be debit to realization account, बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट। अगर कोई परचेज कंपनी है वो कोई भी पार्टिकुलर लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं कर रही है, तो वेंडर कंपनी जब उसे पे कर रहा है लाइबिलिटी को, तो वो कहाँ डेबिट होगा, रियलाइजेशन में, बैंक अकाउंट में, लाइबिलिटी में या नन में। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सिंपल वे में दिख रहा है कि एक वेंडर सेलर, उसका एक आखिरी जो उसका अकाउंट होता है, कोई भी रिवैल्यूएशन बैंक लाइबिलिटी अकाउंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन द नेट एसेट आर लेस देन परचेज कंसिडरेशन, डिफरेंस विल बी। ध्यान से देखना कि जो आपकी नेट एसेट है, मैंने अभी आपको बताया कि नेट एसेट जो है आपका अकाउंट डेबिट करते हो, उसके बाद टू लाइबिलिटी कर देते हो, और जो भी आपका परचेज कंसीडरेशन है वो कर देते हो। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे गैप बच रही है, यहाँ पे जो गैप है अमाउंट का, तो उसको बैलेंस करने के लिए गुडविल का निर्माण किया जाता है, वही पूछ रहा है, तो यहाँ पे डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ एसेट, कौन से एसेट को कंसीडर किया जाता है, बुक वैल्यू, री वैल्यू, एवरेज प्राइस, कैपिटल। सही से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा री वैल्यू प्राइस, बिकॉज ऑफ कि आप पे कर रहे हो ना, तो कौन से वैल्यू में करोगे, री वैल्यू में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, हितेश लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन 12345, नेट एसेट 3568। तो आप जाहिर सी बात उसको पता कर लोगे आप, तो इसका जो भी माइनस करोगे, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी हो जाएगी गुडविल। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, परचेज कंसिडरेशन 12 है, नेट एसेट आपका इतना है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48, the original amount of preference share capital should be transferred to the amalgamation book, preference shareholder account, capital reserve, equity capital, equity share capital account। तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन से ही इसका आंसर पता कर सकते हो, क्योंकि लिख रहा है कि ओरिजिनल अमाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट से ट्रांसफर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 49, the share capital to extent already held by the purchasing company is a closed by the vendor company is a credited। ठीक है, क्या होगा कि शेयर कैपिटल है वो ऑलरेडी क्या कर रही है, हेल्ड कर रही है परचेजिंग कंपनी, क्लोज हो गई, वेंडर कंपनी इज क्रेडिटिंग टू द शेयर्स कैपिटल अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या नन। क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल ऑलरेडी क्या कर चुकी है, परचेज कंपनी एक्सटेंड कर चुकी है, लेकिन अब क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो जो भी अमाउंट है वो कहाँ क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, इन द थ्रू ऑफ किसके बेसिस पे, वेंडर कंपनी, सेलर। इन द केस ऑफ इंटर कंपनी होल्डिंग, परचेजिंग कंपनी या परचेजिंग कंपनी है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट कर रही है परचेज कंसिडरेशन और सरेंडर कर रही है शेयर वेंडर कंपनी बाय क्रेडिटिंग, तो क्या होगा, वेंडर कंपनी अकाउंट, शेयर इन द वेंडर कंपनी अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट या नन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक इंटर कंपनी है होल्डिंग या परचेजिंग कंपनी है, जब वो पेमेंट कर रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट परचेज कंसिडरेशन, तो उसने क्या कर लिया, कुछ शेयर्स को सरेंडर कर लिया, ठीक, वेंडर कंपनी बाय क्रेडिटिंग। ठीक, तो इसका क्या होगा, वेंडर कंपनी अकाउंट, शेयर्स, तो किसका शेयर सरेंडर कर रहा है, वेंडर कंपनी का, तो ऑफ कोर्स किसका शेयर्स होगा,
सेयर्स वेंडर कंपनी अकाउंट। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 50। तो आज के सेशन में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने किया एंड नेक्स्ट सेशन हम क्वेश्चन 51 करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी बेटा डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद जब हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके उस डाउट से क्या करेंगे, फिर से स्टार्टिंग करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कहीं भी डाउट होता है तो पूछते रहिए। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो प्लीज़ आप हमारे कॉमर्स नेशन से कांटेक्ट करिएगा, और जितना जल्दी अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, टेक केयर।